गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग सादिश बीजगणित स्टार्ट करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग ये जो 3D हम लोग पढ़ चुके हैं, थ्री विमीय अंतरिक्ष वाला, उसका यूज़ होगा। तो इसलिए वो चीज़ जिन लोगों को नहीं पता है एक बार 11th वाली बुक से रिकॉल कर लेंगे। वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन बेसिक के लिए अपना बेसिक मजबूत कर लेंगे। फर्स्ट, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने से पहले स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये हम मान के चलें कि आप लोग का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर था स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्या होता है? वह चीज़ें जिनका सिर्फ परिमाण हो, दिशा ना हो। और वेक्टर क्या होती है? ऐसी वस्तु जिसकी परिमाण भी हो और दिशा भी हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? वेक्टर पढ़ेंगे। जो हम लोग वेक्टर फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, और मात्रक सादिश बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ होगा, देखे होंगे। ये पैरेललोग्राम लॉ, आपका पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज नियम और त्रिभुज नियम, ये सब चीज़ें लगा के आप लोग फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं। तो वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि वो आया कहाँ से, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। वेक्टर का पूरा, कैसे दो वेक्टर जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, कैसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये सब चीज़ें यहाँ देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, वेक्टर क्या है? वह चीज़ें वेक्टर मतलब सादिश वह है जिनका परिणाम और दिशा दोनों हो। तो मतलब जैसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ये समझ लें। हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से समझें। यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, कोई लड़की यहाँ से ए से बी गई, किस दिशा में? ये अगर हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गई। कहाँ से? ए से स्टार्ट की और बी की तरफ जा रही है, तो एरो क्या लगाएंगे? ये। तो यहाँ कोई लड़की ए से बी जा रही है और बी से ए जा रही है, दोनों में डिफरेंस हुआ ना। तो यहाँ पे अगर कोई रेखा है तो उसकी दो दिशा हो सकती है, या तो वो इधर की ओर जाए या तो इधर की जाए। दो से ज़्यादा तो दिशा नहीं हो सकती ना। तो यहाँ जो कोई अगर रेखा दी हुई है, रेखा, वेक्टर को हम लोग किसी सीधी रेखा से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो लिखते हैं क्या? या तो स्मॉल लेटर करके ऊपर एरो लगा दो। स्मॉल लेटर लगा के ऊपर एरो बताएगा कि कोई वेक्टर है, कोई सादिश है। क्या ये एरो बता रहा है कि जिसकी दिशा है, मतलब दिशा दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? एक सादिश है। या ए वेक्टर को ऐसे लिख दो, या इसको ए बी, कैपिटल लेटर से ए बी और ऊपर एरो बना दो। इसका मतलब होता है कि दिशा कहाँ से कहाँ जाएगी। ये ध्यान दें, ए बी और बी ए में बहुत अंतर है। ए बी बताता है कि ए बिंदु इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, बी क्या है? एंड पॉइंट है। मतलब यहाँ से शुरू होगा और बी पे समाप्त होगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देनी है। इसी तरीके से अगर हम ए बी लिख रहे हैं, ए बी वेक्टर मीन्स इसका वेक्टर इसकी दिशा क्या होगी? ए से बी। एरो कैसे बनेगा? इस तरीके से। अगर हम लोग कह रहे हैं बी ए वेक्टर, तो मीन्स ये ए है, तो बी मतलब इसकी शुरुआत बी से हो रही है, ए पे ख़त्म हो रही है, इसका समाप्त बिंदु ये है और स्टार्टिंग बिंदु ये। तो ये आपका एरो ऐसे लगेगा। बात समझ में आया ना? इतना तो समझ में आ गया कि किसी रेखा की दो दिशा होती है। तो वो दिशा को अलग अलग बताने के लिए सब लोग ये जो ए और बी लिखते हैं, या तो सिंपल ये, इससे तो हम लोग दिशा नहीं जान रहे हैं, लेकिन अगर दिशा को एग्जैक्टली अगर डायग्राम से बताना हो तो ए बी बताएंगे। ए बी वेक्टर मीन्स ए से स्टार्ट करना है, ए से बी की तरफ एरो जाएगा। बी ए वेक्टर मतलब बी से ए की तरफ आएगा। ये तो इतना हो गया कि ए वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं। अब आता है किसी त्रिविमीय दक्षिणावर्त समकोणिक निर्देशांक में, मीन्स 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग की है, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई अंतरिक्ष है, त्रिविमीय अंतरिक्ष है, ये इसको कहते हैं वाई एक्सिस, ये वाले को एक्स से और इसको जेड से रिप्रेजेंट करते थे। और पी कोई बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? एक्स, वाई,
जेड मतलब एक्स यूनिट एक्स एक्सिस पे है, वाई यूनिट वाई एक्सिस पे, जेड यूनिट जेड एक्सिस पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग स्थिति सादिश किसे कहेंगे? तो ये जो हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु के सापेक्ष में जब हम लोग वेक्टर बना रहे हैं, ओपी वेक्टर जो बना है, ओपी वेक्टर, बात को समझे। ओपी सादिश मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष में जब हम लोग वेक्टर बनाएंगे, ओपी वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। तो ये जो ओपी वेक्टर होगा यही क्या होगा? इस बिंदु पी का स्थिति सादिश। तो कोई भी बिंदु दिया होगा उसका बोलेगा कि उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो क्या करेंगे? मूल बिंदु के सापेक्ष में वेक्टर बना देंगे ओपी वेक्टर। जो वेक्टर ओपी आएगा वही होगा सादिश, सॉरी स्थिति सादिश किसका? पी बिंदु का। ठीक है, तो ये अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, सबके किसको क्या बोलते हैं, किसको कैसे लिखते हैं, ये सब जान लें तो उस बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक तो हमारा बेसिक हो गया कि वेक्टर कैसे लिखते हैं, एरो ऊपर एरो लिखते हैं, और ए बी का और बी ए में क्या डिफरेंस है, किसी बिंदु का स्थिति सादिश कैसे लिखते हैं, मूल बिंदु से एक सादिश बनाते हैं ओपी, वही ओपी जो बनता है उसी को हम लोग कहते हैं स्थिति सादिश। अब आ गई वेक्टर में दिक् कोसाइन किसे कहते हैं, मीन्स डायरेक्शन कोसाइन किसे कहते हैं। तो इसको समझने के लिए वही बिंदु पहले लिया, वो बिंदु मान लिया। अब हम बिंदु को क्या बनाए हैं? 3D में बना दिया। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस बना दिया। ओ मूल बिंदु ओपी वेक्टर बना दिया, डायरेक्शन ये रही। ठीक है, अब ये देखें, अगर हम कहें कि जो पोजीशन वेक्टर है हमारी स्थिति सादिश ओपी है, वो एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाती है, और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये जो अल्फ़ा बीटा गामा है उसे क्या बोलेंगे? उससे हम लोग कहेंगे दिशा कोण। ये दिशा कोण किसका है? किसी पोजीशन वेक्टर, यहाँ किसी से मतलब है अगर जो पोजीशन वेक्टर दिया होगा, यहाँ हम लोग पी ले रहे हैं पॉइंट, तो उसका पोजीशन वेक्टर ओपी है, उसका स्थिति सादिश क्या है? ओपी। तो ओपी एक्स अक्ष वाई एक्स और जेड एक्स से अगर अल्फ़ा बीटा गामा कोण बनाती है तो ये अल्फ़ा बीटा गामा को दिशा कोण कहेंगे। और कॉस कोसाइन अगर उसका ले लेते हैं, कॉस ऑफ अल्फ़ा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? दिक् कोसाइन। क्या कहेंगे हम लोग? कॉस ऑफ अल्फ़ा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा क्या होता है? दिक् कोसाइन। और यहाँ ध्यान दें, कॉस ऑफ अल्फ़ा को हम लोग एल भी कहते हैं, कॉस ऑफ बीटा को हम लोग एम कहते हैं, कॉस ऑफ गामा को एन कहते हैं। ये इसका लिखने का वे है। एल एम एन जहाँ दिखेगा तो समझें कि ये क्या कह रहा है, उसका दिक् कोसाइन है एल। कॉस अल्फ़ा मतलब कोई भी स्थिति सादिश अगर ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बनाती है तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? एल। अब बात आती है कि क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो हम लोग कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकालेंगे कैसे? क्योंकि एंगल तो निकालना पॉसिबल नहीं है, हमें तो बस एक्स वाई जेड दे दिया होगा। तो इस फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखें अगर ध्यान से, तो ओ पी, यहाँ से ये ट्रायंगल बनाएं, एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाते हैं। अगर यहाँ लगाएं परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री बनेगा ना इस वाले फेस पर। ये जो आगे वाला फेस है ये वाला, ये ध्यान से दें। तो ये ओ पी बना और ये ट्रायंगल बना। एंगल कौन सा? ओ ए पी अल्फ़ा है, पी ओ ए अल्फ़ा है, पी ओ ए अल्फ़ा। और ये एंगल ए जो बना है ओ ए पी क्या है? 90 डिग्री। इसको हमने अलग से बना दिया इधर। ओ ए क्या है? अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट पी का एक्स वाई जेड है, मीन्स ओ ए की वैल्यू ये पूरी एक्स ही तो हुई, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक वाई हुई, यहाँ से यहाँ तक क्या हुई? ये जेड, ये वाई, यहाँ से यहाँ। देखें अगर ओ ए की वैल्यू एक्स होगी, ओ बी की वैल्यू वाई होगी, ओ सी की वैल्यू जेड। इसलिए कहा था कि 3D पढ़ लें जाके 11th का, नहीं पढ़ समझ में आ रहा होगा तो ठीक है। अब ये देखें,
हम कह रहे हैं कि OP वेक्टर जो है OP उसे हम लोग कह रहे हैं, मान लो R वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, R वेक्टर से OP वेक्टर को। तो ये सॉरी एक पॉइंट मिस कर दिया मैंने, पहले उसे कंप्लीट कर ले। फर्स्टली वेक्टर बताया कि वेक्टर को हम लोग किसी स्मॉल लेटर के ऊपर एरो लगा के लिखते हैं या AB करके उसकी। तो हमने इसका परिमाण क्या होता है, परिमाण, किसी वेक्टर A का परिमाण क्या होगा, A वेक्टर का परिमाण कैसे होगा, उसे लिखते हैं हम लोग मॉड ऑफ A वेक्टर। मॉड ऑफ A वेक्टर लिखें या सिंपली A वेक्टर लिख दें, मतलब एरो हटा दें। अगर ऊपर से एरो हटा देंगे तो वो क्या बताएगा, A वेक्टर का परिमाण। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग किससे लिखते हैं, एक उसका होता है डायरेक्शन और एक होता है उसका परिमाण। अभी फिर से हम लोग जब उसके डायरेक्शन पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो किसी वेक्टर A का परिमाण कैसे लिखते हैं, सिंपली एरो हटा दें या मॉड ऑफ A लिख दें, या अगर AB का परिमाण लिखना है AB वेक्टर का तो इसको कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ AB वेक्टर, ठीक है। या इसलिए हम लोग जब एरो की बात नहीं करेंगे तो हम लोग ये नॉर्मली अगर हम यहाँ पे R वेक्टर नाम दिए हैं तो मीन्स OP की वैल्यू जो है वो क्या होगी, R होगी। R वेक्टर है तो इसकी R क्या बताएगा, उसका परिमाण, OP तक का लेंथ। डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं है, हमें लेंथ चाहिए था, तो OP क्या होगा, R। चलिए तो यहाँ से देखें कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, x/r। तो L की वैल्यू क्या होगी, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू होगी हमारी L मीन्स x/r। सिमिलरली आप लोग अगर कॉस अल्फ़ा के बाद कॉस बीटा निकालेंगे तो कॉस बीटा कौन सा ट्रायंगल जाएगा हमारा, OPOB। POB हम बना दे रहे हैं, PB पे 90 डिग्री है, POB, और एंगल देखो POB 90 डिग्री है, अरे बीटा है, और OPR है, ये क्या है, सॉरी POB बीटा है ना, POB बीटा है, ये हमारा Y है। तब यहाँ से कॉस बीटा की वैल्यू देखें, y/r। कॉस बीटा मीन्स m की वैल्यू क्या होगी, y/r। तो ये वैल्यू सिमिलरली आप लोग कॉस ऑफ गामा प्रूफ कर लेंगे, क्या आएगी, z/r। तो किसी वेक्टर का अगर कोसाइन पूछे, दिक कोसाइन पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, किसी पॉइंट का तो उसकी पोजीशन वेक्टर देखेंगे, उस पोजीशन वेक्टर जो दिया होगा उसका XYZ कोऑर्डिनेट देखेंगे, और उसके बाद उसका जितना OP डिस्टेंस है, OP डिस्टेंस तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। OP डिस्टेंस तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट में पढ़ा है ना, OP कैसे निकालेंगे, दो बिंदु के बीच का दूरी, तो वो R होगी, तो R से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारी उसकी क्या होगी, दिक कोसाइन, ठीक है। तो ये हम इसका यूज़ देखिएगा, अभी किया जाएगा हम लोग, अभी बस बेसिक समझें, क्योंकि अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं बन सकता, अभी कुछ और चीज़ें जाननी ज़रूरी है, जैसे अब कुछ पॉइंट देख लें कि यूनिट वेक्टर क्या किसे कहते हैं, मात्रक बिंदु, मात्रक सदिश किसे कहते हैं, ऐसा सदिश जिसकी मॉड वैल्यू मीन्स A की वैल्यू 1 हो, मतलब उसका परिमाण 1 हो, वैसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं मात्रक सदिश। मीन्स ऐसा सदिश जिसकी परिमाण 1 हो, 1 इकाई हो, उसे कहते हैं मात्रक सदिश। कोलिनियर सरेख सदिश किसे कहते हैं, सरेख सदिश कहते हैं ऐसे सदिश जो क्या हो, किसी एक रेखा के समांतर हों। 2 या 2 से 3 रेखा, मान लो ये रेखा एक है, ऐसे जा रही है, दूसरी रेखा ऐसे जा रही है, तीसरी रेखा ऐसे जा रही है, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है। तो यहाँ क्या है, ABC, इन लोग का परिमाण कुछ भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि
ये रेखा एक दूसरे के समांतर हैं, तो मतलब ए और बी सी क्या है, कोलीनियर वेक्टर हैं, मतलब किसी एक रेखा के समांतर हैं। देखें ये तीनों के तीनों, मान लो इसके समांतर है ये दोनों रेखा, एक दोनों के समांतर है ये दोनों भी, ये दोनों, तो ये तीनों क्या है, सरेख सदिश। कॉन्सेप्ट इतना रखना है, परिमाण के से मतलब नहीं है हमें, बस उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए तीनों की। इक्वल कब हो, उसका परिमाण और दिशा दोनों क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो दो वेक्टर हम लोग कहेंगे समान सदिश हैं। ऋणात्मक सादिश एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। ऋणात्मक सादिश जैसे कह रहे हैं कि कोई वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ठीक है, तो अगर हम लोग माइनस ए वेक्टर लिखना चाहते हैं, माइनस ऑफ ए वेक्टर, तो माइनस ए वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, माइनस ए वेक्टर ये बताएगा कि ऐसा वेक्टर जिसकी दिशा जो ए वेक्टर है उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी और उसका परिमाण वही रहेगा। बात समझ में आई? जैसे ये वेक्टर आर वेक्टर दिया हुआ है, तो अगर बोलेगा माइनस आर वेक्टर निकालिए, सॉरी यहाँ लगाना होगा, तो इसको क्या करेंगे, इधर कर देंगे, बस इसके जस्ट अपोजिट कर देंगे, परिमाण वही रहेगा, बस इसकी दिशा उल्टी पर एकदम अपोजिट कर देनी है, तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक सदिश हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर किसी एक सादिश को किसी एक आदिश से गुणन करेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान देखें, अगर किसी सादिश ए को, अगर लैम्डा कोई स्केलर है, क्या है, लैम्डा कोई अदिश है, स्केलर है, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, हमारा दिशा वही रहेगी जो दिशा थी, बस क्या हो जाएगा, जैसे इसकी वैल्यू मॉड, इसकी वैल्यू, इसका परिमाण क्या था, ए वेक्टर, अब ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाण लैम्डा टाइम ऑफ ए हो जाएगा, किसमें बदल जाएगा, लैम्डा टाइम ऑफ ए। जैसे हम लोग कहें, अगर ये वेक्टर, ये यूनिट यहाँ से यहाँ 1 यूनिट दी हुई है, ये ए वेक्टर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का ए बी, अब हमें क्या करना है, 4 टाइम ऑफ ए वेक्टर कर दिए हम लोगों ने, क्या कर दिया, 4 टाइम ऑफ ए वेक्टर, मतलब 4 से गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का डायरेक्शन तो यही है, देखो वही डायरेक्शन बनाया हमने, बस 4 गुना कर देंगे, 1 2 3 4, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, अब ये जो बना वेक्टर ए डैश बी डैश नया वेक्टर बन गया, ये क्या है, 4 टाइम ऑफ ए वेक्टर, मतलब उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस क्या होगा, उसके परिमाण क्या हो जाएगा, वो जितने से आदिश से गुणा करें उतना परिमाण में गुणा कर देंगे, उतना वो बढ़ जाएगा, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब मेन स्टार्ट होता है। जैसे अगर ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसमें ए बी सी 3 पॉइंट हैं, कैसे पॉइंट हैं, ए पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, बी पॉइंट वाई एक्सिस पे, सी पॉइंट जेड एक्सिस पे, कितनी दूरी पे, 1 यूनिट की दूरी पर है, मतलब ओ ए यूनिट कितना है, 1 यूनिट, मतलब तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1 0 0, बी कितना है, 1 यूनिट की दूरी पे है, तो यहाँ एक्स और जेड एक्सिस 0, और ये ओ बी कितना है, 1 यूनिट, ओ सी 1 यूनिट, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 1, तो यहाँ पे ए बी सी जो 3 बिंदु हैं, तो यहाँ पे ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ ए, स्थिति क्या बोले थे, पोजीशन वेक्टर हमारा स्थिति सदिश क्या होगा, ए का स्थिति सदिश ओ ए वेक्टर, और बी का ओ बी वेक्टर, और सी का ओ सी वेक्टर, ठीक है, ये 3 वेक्टर बने। ये 3 वेक्टर जो हैं, इसे हम लोग कहेंगे मात्रक सादिश एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का। ओ ए को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्या, आई, स्मॉल आई, ऊपर क्या बनाएंगे, एक कैप, आई कैप, तो ये क्या है, ये मात्रक ओ ए जो वेक्टर आया है पोजीशन वेक्टर, ये क्या है, मात्रक सदिश है एक्स एक्सिस का,
ओ बी क्या है, जिसे हम लोग कहेंगे स्मॉल जे से ऊपर कैप, ये बताएगा मात्रक सादृश किसका, वाई एक्सिस का। ओ सी वेक्टर जो है उसे लिखेंगे के यूनिट कैप, ये क्या है, मात्रक सादृश किसका, जेड एक्सिस का। मीन्स आई जे के कैप जो हुआ है हमारा, आई जे कैप ये क्या है, यूनिट वेक्टर हैं किसके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब बात समझ में आई, मतलब कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग कैसा भी वेक्टर बनाए तो उसकी दिशा हमेशा क्या होगी, आई यूनिट वेक्टर, अगर एक्स के समांतर बना रहे हैं, एक्स एक्सिस के समांतर। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ बात आती है, यहीं पे हम बात समझा दे रहे हैं, हाँ यहीं पे बात समझा दे रहे हैं कि कोई एक वेक्टर ए है तो उसमें क्या होता है, हमने बोला था एक उसका होता है परिमाण जिसे हम लोग एरो हटा के लिख देते हैं, और दूसरा उसका होता है मात्रक बिंदु, उसका डायरेक्शन। उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसे हम लोग कहते हैं ए बार, जिससे हम लोग कहते हैं मात्रक बिंदु, अरे सॉरी मात्रक सादृश किसका, ए का, ए वेक्टर का। तो मतलब किसी भी वेक्टर को दो भाग में लिखा जाता है, पहला उसका परिमाण और दूसरा उसका दिशा। और ये देखो अब यहाँ पे इसका मात्रक सादृश क्या ज़रूरत होती है, मात्रक सादृश क्या बताता है कि ये ए वेक्टर क्या है, उसका परिमाण ए यूनिट है और किस दिशा में चल रहा है, ए ऊपर कैप, ए कैप, ए कैप, इसका तो मॉड 1 होगा। देखो मॉड ऑफ ए वेक्टर करेंगे तो ये देखो इसका एक है, इसका तो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, ए ही तो बचेगा। तो हम लोग किसी भी वेक्टर को किस फॉर्म में लिखेंगे, एक उसकी दिशा बताएगा, एक उसका परिमाण बताएगा। दिशा हमारा ए है और उसका परिमाण क्या है, ए कैप। ए कैप क्या है हमारा, मात्रक सादृश, इसीलिए मात्रक सादृश हर जगह आपका यूज़ होगा। मात्रक सादृश क्या बताएगा, उसकी दिशा बताएगा, क्योंकि उसका तो परिमाण खुद ही 1 है, तो परिमाण से उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो उसकी दिशा बताएगा। जैसे पूछ रहा है कि कोई रेखा जिसका परिमाण 2 यूनिट है वो एक्स एक्सिस के समांतर है, एक्स एक्सिस के समांतर है, मतलब बी वेक्टर लिखना है, उसका परिमाण क्या दिया हुआ है 2 यूनिट, तो 2 लिख दिया। अब इसकी दिशा लिखनी है, दिशा कैसे लिखेंगे, बोल रहा है एक्स एक्सिस के समांतर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के समांतर है, तो एक्स एक्सिस के समांतर है तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, उसकी दिशा कहाँ बता रही है, यही तो बता रही है ओ ए, तो लिख देंगे 2i कैप। तो 2i कैप जहाँ दिखेगा आप समझ जाएंगे कि 2 यूनिट एक्स एक्सिस के और किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के। इसी तरीके से बोलेगा कोई वेक्टर उसकी परिमाण 4 यूनिट है और उसकी दिशा जेड एक्सिस के समांतर है, तो जेड एक्सिस का दिशा क्या होती है, हमने अभी बताया जेड एक्सिस की दिशा बताएगा क्या, के कैप, क्या है के मात्रक बिंदु उसका के कैप। तो किसी भी वेक्टर का मात्रक बिंदु जो निकालेंगे, मात्रक बिंदु उसकी दिशा बताएगी, और मात्रक बिंदु निकलेगा कैसे, यहीं पे फॉर्मूला नोट कर ले, यहीं से फॉर्मूला क्या आता है, ए यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर को उसके मॉड ऑफ ए लिखें या ए वेक्टर कुछ भी लिखें, उससे जब गुणा कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, मात्रक सादृश बात। क्योंकि देखो कोई भी वेक्टर क्या होता है, उसमें एक मात्रक होता है, एक उसका दिशा होती है, दिशा ही हमें निकालनी है। दिशा कैसे निकलेगी, उसके मात्रक से गुणा कर दें, मात्रक से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, हमें परिमाण से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, उसका मात्रक सादृश। तो ए वेक्टर क्या होगा, ए कैप क्या होगा, मीन्स ए मात्रक सादृश क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए कह रहा है नहीं, क्वेश्चन ये नहीं हो पाएगा, अब इसके लिए थोड़ा सा और समझना होगा। अब बात आती है कि किसी वेक्टर को लिखा कैसे जाता है। जैसे हम लोग किसी कोऑर्डिनेट या 3D जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो हम लोग किसी बिंदु को कैसे लिखते थे,
एक्स वाई जेड। ये क्या बताता था कि पी बिंदु एक्स एक्सिस पे एक्स यूनिट चल रही है, वाई एक्सिस पे वाई यूनिट चलना है और जेड पे जेड यूनिट चलना है। तो उसके बाद जो बिंदु आएगा वही क्या होगा, पी होगा। तो हम लोग माने अभी बताया था ओ पी वैक्टर हम लोग ले लें आर वैक्टर, और यहाँ से ये P1 मान लें, इसको P1 मान लें। अब देखो ये एक्स वाई जेड मीन्स ओ पी ओ क्यू की वैल्यू क्या होगी, ओ क्यू क्या होगा एक्स, ओ एस क्या होगा वाई, और ओ एस के बाद ओ आर क्या होगा जेड। हमने क्या बोला, हमें वेक्टर की ज़रूरत है, तो ओ क्यू वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया एक्स है, इसलिए दो बार में लिख रहे हैं। ओ क्यू वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड एक्स है, दिशा क्या होगी, जो एक्स की डायरेक्शन होगी, एक्स की दिशा होगी, वही एक्स की दिशा क्या होती है आई कैप। ओ एस वेक्टर क्या होगा, ओ एस का परिमाण क्या है वाई, और उसकी दिशा क्या है जे यूनिट, तो जे यूनिट लिख दिया। ओ आर क्या है, ओ आर की वैल्यू है जेड, ओ आर की वैल्यू जेड, और उसका अगर वेक्टर लिखना है तो इसकी दिशा क्या होगी, जो जेड एक्सिस की दिशा होगी, मतलब के कैप। तो हम लोगों ने क्या वेक्टर पता कर लिया, ओ क्यू ओ एस और ओ आर। अब देखो, अब ट्रायंगल देखो ओ पी वन क्यू में, अब देखो क्यू पी वन वैक्टर क्या है, ये इसी के तो समांतर है, परिमाण भी सेम है क्योंकि ये क्या है एक समांतर पैरेललोग्राम है, आपका वर्ग है एक तरह से देखें तो, ये देखें वर्ग नहीं है चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम भी नहीं है, रेक्टेंगल है आपका। तो ये और ये इसकी दिशा भी सेम है और परिमाण भी सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं क्यू पी वन वैक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा, ओ एस वैक्टर के बराबर होगा। और ओ एस वैक्टर क्या है वाई जे कैप। तो किसी ट्रायंगल में ओ पी वन क्यू में दो वेक्टर पता चल गया, ये क्या है एक्स आई कैप, ये क्या है वाई जे कैप, ये है जेड के कैप। अब ये देखें ये वेक्टर और ये ओ पी वन वेक्टर ये किससे कह रहे हैं, त्रिभुज नियम कहता है ओ पी वन वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर होगी, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वन वेक्टर मीन्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के बराबर होगी ओ पी वन। ठीक है, अब हमें ओ पी वेक्टर चाहिए। अब ट्रायंगल कौन सा देखें, ओ पी वन देखें, यहाँ पे ओ पी वेक्टर किससे, त्रिभुज नियम से, ओ पी वन चल रहा था, ओ पी वेक्टर किसके बराबर होगी, ओ पी वन वेक्टर प्लस पी वन वेक्टर। और पी वन वेक्टर किसके बराबर होगा, पी वन वेक्टर हमारा देखें तो ओ आर के बराबर होगा, ओ आर वेक्टर मीन्स जेड के कैप। तो यहाँ से आएगा ओ पी वन वैक्टर, यहाँ से पुट करेंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और प्लस पी वन वैक्टर किसके बराबर है जेड के कैप। तो मतलब आर वेक्टर जो है जिसका बिंदु पी है उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर ओ पी वैक्टर मीन्स ओ पी वैक्टर या आर वेक्टर वो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये बात समझ में आ गई। अगर P बिंदु दिया हुआ है कोई एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट तो उसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, उसका पोजीशन वेक्टर मीन्स ओ पी वेक्टर कैसे लिखेंगे, उसकी स्थिति सदिश एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जे के कैप, और उसका परिमाण क्या होगा मॉड ऑफ आर वेक्टर, और या स्मॉल आर सीधे से लिखें। हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कि अगर इसकी पॉइंट एक्स वाई जेड है तो ओ पी की वैल्यू हमेशा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होती है। तो यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गई होगी कि कैसे निकालना है किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर और उसका परिमाण। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं।
तो कुछ समझ में आ जाएगा। अगर ए वेक्टर दिया हुआ है एक्स आई जे कैप आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, मतलब यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है 1, वाई की वैल्यू क्या है 1, जेड की वैल्यू क्या है 1। अब पूछ रहा है हमसे कि इसकी मॉडुलस इसका परिमाण बताएं, मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर बताना है या ए वेक्टर बताना है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होती है, एक्स स्क्वायर, अभी प्रूव किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मीन्स √3। सिमिलरली बी का, अगर यहाँ 2 चल रहे हैं, बी का पूछे कि बी का परिणाम बताएं, बी वेक्टर का परिणाम बताएं, तो मॉड ऑफ बी क्या होगा, √x, यहाँ x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -7 है, z की वैल्यू -3 है, तो 4 हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 58 ही हुआ ना, √ एक इसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे, 62 ये आएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया हो कैसे किसी वेक्टर का परिणाम निकालते हैं। अब बात आई है कि अब बोलेगा कि इस वेक्टर का क्या बताइए, मात्रक सादृश्य चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं ए बार। तो ए बार मात्रक सादृश्य कैसे निकालते हैं, किस जो वेक्टर दिया होगा उसके परिणाम से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको डिवाइड कर दो, आई प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर को किससे डिवाइड करो, √3 से। तो उसका मात्रक सादृश्य क्या आ जाएगा, आई वेक्टर अपॉन 3 प्लस जे वेक्टर अपॉन √3 प्लस के वेक्टर अपॉन √3। इसी तरीके से अगर बी का मात्रक सादृश्य पूछे, बी यूनिट वेक्टर पूछे, तो क्या करेंगे, बी वेक्टर को उसके परिणाम से डिवाइड कर दें, तो क्या आएगा, 2i कैप -7j कैप -3k कैप डिवाइड बाई √62 मीन्स 2 अपॉन √62 i कैप -7 अपॉन √62 j कैप -3 अपॉन √62 k कैप। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आया कि कोई वेक्टर दिया होगा तो उसका परिणाम कैसे निकालना है और उसका मात्रक बिंदु कैसे निकालना है, इतना समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि उसका दिक् कोसाइन कैसे निकालेंगे। ठीक है, दिक् कोसाइन निकालने से पहले देख लें कॉन्सेप्ट, अब समझने की कोशिश करें। अगर कोई वेक्टर r दिया हुआ है, xi कैप प्लस yj कैप, r वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, अगर ध्यान हो, cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू r, ये क्या होता था, x अपॉन r, वो बिंदु, ये कहाँ से चल रहे हैं, वही जो बिंदु चल रहा था o, ये p बिंदु जो था x y z वाला, और ये o, कोई बिंदु अगर दिया हुआ है p x y z और ये o मूल बिंदु है, तो OP पोजीशन वेक्टर क्या होता था, r वेक्टर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, अभी प्रूफ किया है। और हमने कहा था कि अगर कोई OP पोजीशन वेक्टर है तो उसका डायरेक्शनल कोसाइन x क्या होता है, x अपॉन r, मीन्स x अपॉन r की वैल्यू क्या लिख दें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरीके से कॉस ऑफ बीटा क्या होगा, m, जो कि निकाला था हम लोगों ने y अपॉन r, जिन लोगों ने नहीं याद आ रहा है बैक करके देख लें, y अपॉन √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और कॉस ऑफ गामा इसी तरीके से n क्या होगा, z अपॉन r, मीन्स z अपॉन
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसीलिए वहाँ पे रोका था। तो किसी की कोई भी वेक्टर आर दिया हुआ है, मीन्स ये वेक्टर आर मतलब क्या होता है, यही तो है कि पी बिंदु कोई दी हुई है, उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है और उसको ओ पी वेक्टर जो है वही तो आर वेक्टर है। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप जेड जेड के कैप लिखा जाता है। और ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो उसी क्वेश्चन को अगर हम आगे बढ़ाएं, अगर ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका पूछ रहा है दिक् कोसाइन बताइए, तो दिक् कोसाइन बताने के लिए पहले आर की वैल्यू चाहिए, जिसका दिक् कोसाइन पूछा है उसकी वैल्यू चाहिए ना, एक्स की वैल्यू, इसलिए आर और हटा देते हैं। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1। दिक् कोसाइन कॉस ऑफ अल्फा क्या बोला है, एल, क्या होगा एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट 3। सिमिलरली कॉस ऑफ बीटा निकालेंगे तो क्या होगा, वाई, वाई की वैल्यू 1 अपॉन आर की वैल्यू क्या आ रही है, ये जो मॉड 3 ही आ रही है सब में, तो दोबारा निकालने की क्या ज़रूरत है, कॉस ऑफ गामा 1 अपॉन अंडर रूट 3। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो उसकी परिणाम निकालना, उसका यूनिट वेक्टर निकालना और उसके बाद उसका दिक् कोसाइन निकालना आप लोग को बता दिया है। अब एक क्वेश्चन और देख लें, जैसे ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, इसका परिणाम बताएं पहले। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर मीन्स ए वेक्टर क्या होगा, सबसे पहला यहाँ देखें x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 3, z की वैल्यू क्या है 5। तो मॉड क्या ए क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जस्ट फॉर्मूले में पुट कर दें तो क्या आएगा 4 प्लस 9 प्लस 25। तो ये करेंगे तो क्या आएगा 29 का 38 अंडर रूट 38 हो जाएगा। अब ए का मात्रक सदिश निकालें, ए यूनिट वेक्टर, तो ए यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, उसके परिणाम से डिवाइड कर देते हैं। तो ए वेक्टर क्या है 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डिवाइड बाय, किसे डिवाइड करें, अंडर रूट 38 से, अलग अलग लिख दें, 2 अपॉन अंडर रूट 38 आई कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 38 के कैप जे कैप प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 38 के कैप। तो ये इसका क्या हो गया, मात्रक सादिश। अब इसी में हम लोग सारा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन लेके सब कुछ बता दे रहे हैं। अब ऐसे पूछ दे कि इसका बताइए दिक् कोसाइन, तो हम लोग जानते हैं दिक् कोसाइन कॉस ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू एल मीन्स इसकी वैल्यू होती है एक्स अपॉन क्या होती है अंडर रूट। अब आर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वेक्टर हर बार अलग दे देगा ना, ए बी सी डी डायरेक्टली लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या है 2, इसकी वैल्यू क्या है, इसका मॉड ए अंडर रूट 38 ही तो निकाला है। कॉस ऑफ बीटा इसी तरीके से निकालेंगे तो क्या आएगा एम वाई, सिमिलरली लिख दें y की वैल्यू 3 अपॉन अंडर रूट 38, बार बार फॉर्मूला लिखने से क्या फ़ायदा। कॉस ऑफ गामा क्या होगा n, इसकी वैल्यू होगी 5, z की वैल्यू 5 अपॉन अंडर रूट 38। यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। हम शाम में एक वीडियो और डालेंगे इसके आगे का, क्योंकि कोर्स आप लोग का बहुत पीछे चल रहा है, तो इससे आप लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाए।